स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इसके पहले हमने जो 6 भाग अब तक आपके लिए लेकर के यहाँ उपस्थित हुए, उन सभी में हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्याख्याएं भी हमने जो नोट्स में दी हुई हैं वो आपने पढ़ा। उम्मीद है आपके लिए वो काफ़ी उपयोगी रहा होगा और बहुत सारे प्रश्न नए रहे होंगे। उसी श्रृंखला में यह वीडियो भी आपके समक्ष है। ये सारे प्रश्न खड़ी बोली हिंदी, फोर्ट विलियम कॉलेज और खड़ी बोली हिंदी के विकास से जुड़े हुए प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है इस श्रेणी में, खड़ी बोली हिंदी शब्द सबसे पहले किस संस्थान के द्वारा प्रयोग किया गया? ऑप्शन थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, हिंदू संहिता, रामकृष्ण मिशन, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो इसका जो सही उत्तर है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज ही वह संस्था थी जहां से खड़ी बोली हिंदी शब्द के प्रयोग की बात सामने आती है। अब देखिए, हम यहाँ पे दो महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं कि खड़ी बोली हिंदी शब्द फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से निकला है, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज ही वह जगह थी जहाँ से परिनिष्ठित हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द का इस्तेमाल किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई। आगे हम देखेंगे कि किस तिथि को हुई है, वो उसके डिटेल में भी हम अगले प्रश्न में देखेंगे। आगे देखें, इसी में गिलक्राइस्ट ने व्यापक भूभाग में प्रयोग की जाने वाली भाषा को, भारत के व्यापक भूभाग में प्रयोग की जाने वाली भाषा को खड़ी बोली नाम दिया। यानी गिलक्राइस्ट पहला व्यक्ति था जिसने व्यापक भूभाग में बोली जाने वाली भाषा को खड़ी बोली नाम दिया। ये कैलाश चंद्र भाटिया, जिनकी हिंदी भाषा नाम से महत्वपूर्ण पुस्तक है जो अलग अलग आयोगों में भी लगाई गई है, उसमें ये बात लिखी गई है। ठीक, अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक सुविधा के लिए किस अधिकारी ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रशासनिक सुविधा बनी रहे उसके लिए कुछ जो अलग अलग संस्थाएं स्थापित की जा रही थी, उनमें फोर्ट विलियम कॉलेज भी था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस अधिकारी ने की? ऑप्शन गार्सा दत्तासी, जॉन गिलक्राइस्ट, ग्रियर्सन और लल्लू लाल। तो इसका जो सही उत्तर है, दरअसल इन सभी नामों में, जैसे गार्सा दत्तासी, जॉन गिलक्राइस्ट, ग्रियर्सन और लल्लू लाल, इन सभी को देखने पे लगेगा कि इनमें से कोई तो है जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया होगा जिसने, लेकिन इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना में अपना सहयोग दिया हो। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन में नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी मार्किस वेलेल्जली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 4 मई सन 1800 ईस्वी को की गई। हमने ऑप्शन में जो नाम दिए हैं ये नाम ऐसे हैं कि गार्सा दत्तासी का नाम, जॉन गिलक्राइस्ट का नाम, ग्रियर्सन का नाम और लल्लू लाल का नाम आप अलग अलग जगहों पे कई बार चर्चाओं में सुने होंगे। तो ये आप इनमें से किसी एक का चुनाव कर लेंगे, लेकिन इसका जो सही उत्तर है मार्किस वेलेल्जली है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और 4 मई सन 1800 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई है, ध्यान रखना है। इसी फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति अध्यापक के तौर पर की गई। कब? 1 नवंबर 1800 ईस्वी को, और वे जनवरी 1804 तक, यानी 4 साल लगभग यहाँ पर अध्यापन करते रहे। अब देखिए, ऊपर हमने बताया कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? 4 मई 1800 को, और गिलक्राइस्ट कब आते हैं? 1 नवंबर सन 1800 को, यानी लगभग 4-5 महीने बाद गिलक्राइस्ट इसमें आते हैं और सन 1804 ईस्वी तक यहाँ अध्यापन कार्य करते रहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज से कौन सा जोड़ा संबद्ध था? ऑप्शन लल्लू लाल और इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल और गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र और इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर है लल्लू लाल और सदल मिश्र। बाकी इंशाअल्लाह खां और सदा सुखलाल का नाम भी आता है, लेकिन वो फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर खड़ी बोली हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर रह करके खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास के लिए लल्लू लाल और सदल मिश्र काम कर रहे थे। लल्लू लाल की रचना प्रसिद्ध है प्रेम सागर, और सदल मिश्र जी की प्रसिद्ध है नासिकेतोपाख्यान। ये दोनों भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट आपको हिंदी भाषा से जुड़े हुए,
देवनागरी से जुड़े हुए या जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में उपयोगी होते हैं, हिंदी भाषा साहित्य पुरस्कार, भाषा विज्ञान, इन सभी से जुड़े हुए काव्यशास्त्र से भी हमारे इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में आपको मिल जाएंगे। आप प्रिंट और PDF जो भी आपको अनुकूल लगे वो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी उपयोगी होगा सभी परीक्षाओं के लिए, सभी आयोगों की परीक्षाओं को ध्यान में रख के ये बनाया गया है। अगला प्रश्न है, चंद छंद वर्णन की महिमा किस शासक के काल की रचना मानी जाती है? ऑप्शन बाबर कालीन, अकबर कालीन, हुमायूं कालीन, औरंगजेब कालीन। इसका जो सही उत्तर है अकबर कालीन। चंद छंद वर्णन की महिमा अकबर कालीन रचना मानी जाती है। इसके लेखक कविगंग हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। और बच्चन सिंह ने इस रचना को जाली ग्रंथ कहा है। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए चंद छंद वर्णन की महिमा कविगंग ने लिखी। जब पृथ्वीराज रासो जाली साबित हुआ तो ये ग्रंथ भी जाली है। तो अब तक आप जानते आए हैं कि पृथ्वीराज रासो के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जाली ग्रंथ कहा, लेकिन बच्चन सिंह ने चंद छंद वर्णन की महिमा के लिए जाली ग्रंथ कहा है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रामाणिक पुस्तकों से बनाया गया तथ्य है, इसलिए विश्वसनीय है, आप इसे ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, सुरासुर निर्णय। सुरासुर निर्णय नामक निबंध के लेखक कौन हैं? सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल। तो इसका जो सही उत्तर है मुंशी सदा सुखलाल। सुरासुर निर्णय निबंध इन्हीं का है। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित किस लेखक की कहानी है? तो संभवतः आप सभी जानते होंगे उदयभान चरित इंशाअल्लाह खां की कहानी है। और इसका एक नाम और है, रानी केतकी की कहानी। ये रचना उदयभान चरित रानी केतकी की कहानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इसका समय जो माना जाता है वो बच्चन सिंह की पुस्तक में सन 1800 से 1808 के बीच माना जाता है। रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित। ठीक है, हमारा सारा प्रयास है कि आपके समक्ष कोई प्रश्न किस रूप में आ सकता है उसे हम दाएं बाएं हर तरीके से कोशिश करें समझने की, ताकि जब भी कोई प्रश्न ट्रिकी तरीके से आपसे किसी और भाषा में पूछ लिया जाए तो आप आसानी से कर सकें। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास उपयोगी लगेगा, आपकी परीक्षाओं के लिए सार्थक सिद्ध होगा। और अगर इस दिशा में हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम फिर मिलते रहें इसी ऊर्जा के साथ। अगला प्रश्न है, इंशाअल्लाह खां की भाषा किस प्रकार की थी? ऑप्शन संस्कृतनिष्ठ, पूर्वीपन, राजस्थानी, हिंदी उर्दू मिश्रित, चटकीली, मुहावराश्रित भाषा। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। इंशाअल्लाह खां की जो भाषा थी वो हिंदी उर्दू मिश्रित, चटकीली, मुहावराश्रित भाषा थी। ठीक, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बनारस अखबार पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, अंबिका दत्त व्यास, लल्लू लाल। इसका सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये टाइपिंग मिस्टेक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार के संपादक। इस पत्र की भाषा उर्दू रखी गई, लेकिन अक्षर देवनागरी के थे। दरअसल आप सभी जानते हैं कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी उर्दू मिलीजुली भाषा के पक्षधर थे। आम फहम भाषा जिसे कहा जाता है, वो आम फहम उर्दू संपन्न भाषा के पक्षधर थे। इन्हीं के विरोधी थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी भाषा के संस्कृतनिष्ठ रूप के पक्षधर थे। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक, अगला प्रश्न है, हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु के किस निबंध में ये लिखा गया है? हिंदी नए चाल में ढली। सबसे पहले ध्यान रखना है, हिंदी नए चाल में ढली भारतेंदु जी का कथन है। ऑप्शन भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, वैष्णवता और भारतवर्ष, कालचक्र, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। तो ये कालचक्र निबंध में लिखी गई बात है। हिंदी नए चाल में ढली सन 1873। इस पूरी बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादन का दायित्व श्याम सुंदर दास ने कब संभाला? सन 1900 में, 1901 में, 1903 में, 1915 में। इसका जो सही उत्तर है 1901 में। सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है वो श्याम सुंदर दास जी ने 1901 में संभाला। अब इसके बारे में और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो हम देखते हैं कि सबसे पहले सन 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष ने इस पत्रिका की स्थापना की, यानी संस्थापक थे इस पत्रिका के
चिंतामणि घोष सन 1900 ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा ये टाइपिंग त्रुटि है, सन 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना किया किसने? चिंतामणि घोष जी ने। ठीक, आगे देखते हैं। सन 1901 में श्याम सुंदर दास जी इसके संपादक बने और सन 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक बने। तो इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा। इसे हमने ये जो गलती है इसको सुधार लीजिए, सन 1900 में है और बाकी इन अलग अलग राइटरों को भी ध्यान में रखना है आपको। पहला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहीं काल, अली कली ही सो बिंधो आगे कौन हवाल। ये जो दोहा बिहारी ने लिखा, ये किस राजा के लिए लिखा गया? ऑप्शन राजा कीर्ति सिंह, राजा राम सिंह, राजा वीरभान सिंह, राजा जय सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है राजा जय सिंह। राजा जय सिंह के लिए उन्होंने ये पंक्ति लिखकर भेजी हुई थी। अब इसके बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं कि सन 1645 ईस्वी के आसपास यह दोहा उन्होंने लिख करके भेजा। ये नगेंद्र जी की पुस्तक में यह तथ्य मिलता है। राजा जयसिंह ने प्रसन्न होकर इन्हें काली पहाड़ी नामक ग्राम दे दिया। इसके बाद बिहारी आमेर दरबार के राजकवि के रूप में जयपुर में रहने लगे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप इस पंक्ति के साथ ध्यान रखिएगा और जिस राजा से ये पंक्ति जुड़ी हुई है उसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अपनी कीर्ति का आधार, यानी बिहारी की जो कीर्ति थी उसका आधार कौन सी रचना मानी जाती है? ऑप्शन गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, सतसई, अमरूक शतक। तो इसका जो सही उत्तर है सतसई। बिहारी की पूरी जितनी कीर्ति है हिंदी साहित्य में उसका आधार उनकी रचना सतसई है। ठीक, बिहारी ने अपनी सतसई की रचना 3 बड़ी रचनाओं के आधार पर की है, गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती और अमरूक शतक। यानी ऑप्शन में जो 3 अन्य नाम हैं वो नाम ऐसे हैं जिनके आधार पर बिहारी ने अपने सतसई की रचना की है। तो कभी भी परीक्षाओं में पूछे कि निम्न में से किस रचना के आधार पर बिहारी ने अपनी सतसई की रचना की, तो इन रचनाओं के नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। ये पंक्ति किस आलोचक की है? यानी बिहारी सतसई श्रृंगार की, भक्ति की और नीति की त्रिवेणी है, ऐसा कौन कहता है? ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका जो सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि बिहारी सतसई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। ठीक, आगे वे लिखते हैं कि ब्रजभाषा पर बिहारी का असाधारण अधिकार था। उनको शब्द और वर्ण के स्वभाव की परख थी। यानी अपने दोहों में जिन शब्दों और वर्णों का वे इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, ऐसा लगता है उन्हें पढ़ करके कि उन्हें ये पता था कि कौन सा वर्ण किस स्वभाव का है, कौन सा शब्द किस स्वभाव का है और इसे यहाँ रखने पर किस तरह का अर्थ प्रतीत होगा। तो ये ऐसा नगेंद्र जी उनके बारे में लिखते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई की टीका किस नाम से लिखी? बिहारी रत्नाकर नाम से। और ये बिहारी रत्नाकर आपको यूजीसी नेट की परीक्षा के सिलेबस में, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के सिलेबस में लगा हुआ आपको मिल जाएगा। किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, आप देखेंगे कि बिहारी से संबंधित कोई पुस्तक लगी होगी तो बिहारी रत्नाकर, और ये लिखा है, इसको संपादित किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, इसकी टीका लिखी हुई है। बिहारी सतसई में ध्वनि काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण है। नगेंद्र जी लिखते हैं कि ध्वनि काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण बिहारी सतसई में मिलते हैं। ठीक, आगे देखिए, सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। यानी इन सारी बातों का ध्यान रख करके सतसई की रचना बिहारी ने की है। यह सतसई परंपरा की एक उज्ज्वल कड़ी है। सतसई के अंतर्गत अलंकारिक चमत्कार और भाव सौंदर्य दोनों ही है। यानी अलंकारिक चमत्कार भी है बिहारी सतसई में, ये आपको ध्यान रखना है, और साथ साथ भाव सौंदर्य भी है। ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सारे प्रैक्टिस सेट और हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण जितने भी
प्रश्न बन सकते हैं वो आपको हमारे इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में उपलब्ध होंगे। ये 160 पेज का पूरा नोट्स है। आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और इसकी प्रिंट बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर संपर्क करके। आपकी सभी परीक्षाओं के लिए आगामी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से आयोजित होने वाली परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है उसमें भी यह बहुत उपयोगी है। उत्तराखंड LT के लिए और UP TGT PhD सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन जयपुर, ग्वालियर, आगरा, मिथिला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ग्वालियर। बिहारी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ठीक है। और इनका जीवन काल नगेंद्र जी ने बताया है 1595 से 1663 ईस्वी तक इनका जीवन काल बताया। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवियों की परंपरा में आते हैं। तो रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त 3 धाराएं हैं रीतिकाल में। तो आपको ध्यान रखना है कि रीति सिद्ध थे ये बिहारी, और इनके पिता का नाम केशव राय था, केशव दास नहीं। ध्यान रखिएगा कि आप रीतिकाल के केशव दास से इनको जोड़ लें। केशव राय था इनके पिता का नाम। ठीक है। अगला प्रश्न है, रतन हजारा किसकी रचना है? ऑप्शन रसनिधि, सेनापति, कुलपति, बिहारी। तो इसका जो सही उत्तर है रसनिधि। रतन हजारा रसनिधि की रचना है। अब इसके बारे में और महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि रसनिधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था। कभी भी परीक्षाओं में पूछ सकता है कि रतन हजारा के लेखक रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? तो पृथ्वी सिंह इनका नाम था। ध्यान रखिएगा। रतन हजारा दोहा संग्रह है जो बिहारी सतसई के अनुकरण पर रचा गया है। यानी बिहारी सतसई की जो एक परंपरा चली तो उसी का अनुकरण करते हुए रतन हजारा की रचना रसनिधि ने की है, और ये दोहा संग्रह है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? हिंडोला, अरिल, रसनिधि सागर आदि। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि हिंडोला जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना है। ठीक। तो आपको मैंने इसलिए ये पॉइंट बता दिया ताकि कभी कन्फ्यूज़न न हो कि रसनिधि की भी रचना हिंडोला है और जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना हिंडोला है। अगला प्रश्न है, भ्रमरदूत किसकी रचना है? भ्रमरदूत किसकी रचना है? ऑप्शन सूरदास, श्रीधर पाठक, सत्यनारायण कविरत्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सत्यनारायण कविरत्न। भ्रमरदूत है ये। देखिए, भ्रमर गीत नहीं, भ्रमरदूत। भ्रमर गीत सूरदास का नाम लिया जाता है भ्रमर गीत में, और भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न। इस रचना में राष्ट्रीय भावना की सशक्त अभिव्यंजना हुई है। ठीक। राष्ट्रीय भावना इसमें प्रबल है। भक्ति नहीं है कि अगर आप सूरदास वाले भ्रमर गीत से इसकी तुलना करें और सोचें कि इसमें भक्ति के पद मिल जाएंगे, विनय के पद, तो इस तरह का कुछ नहीं है। इसमें राष्ट्रीय भावनाओं की सशक्त व्यंजना हुई है, और इनकी कविताओं के संग्रह का नाम हृदय तरंग है। ठीक है। सत्यनारायण कविरत्न की जो कविता संग्रह है उसका नाम हृदय तरंग है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यकृतियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 30, 17, 70, 20। तो इसका जो सही उत्तर है 70। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक में भारतेंदु युग के अंतर्गत ये बताया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियों की, अन्य रचनाओं की बात नहीं है, काव्य कृतियों की संख्या 70 है, और उनके नाटकों की संख्या संभवतः 17 है जो हर जगह बताई जाती है। तो सर्वाधिक नाटक भी लिखने का जो एक रिकॉर्ड है वो भारतेंदु के नाम पर है, और काव्य कृतियों की संख्या भी 70 है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये बात हम कह रहे थे। इनकी प्रमुख जो काव्य कृतियाँ हैं, आप निबंधों के नाम जानते होंगे, अन्य रचनाओं के नाम जानते होंगे, नाटकों के, लेकिन काव्य कृतियों के नाम भी आपको ध्यान रखना है, जैसे प्रेम फुलवारी, प्रेम पचासा, वेणु गीत आदि। इनकी जो रचनाएं हैं, जो काव्य कृतियाँ हैं, उसमें भक्ति, श्रृंगारिकता, देश प्रेम, सामाजिक परिवेश और प्रकृति के विभिन्न संदर्भों को लेकर के उन्होंने विपुल रचनाएं लिखी हुई हैं। ठीक है। तो ये सारे विषय हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारतेंदु ने किन किन विषयों पर काव्य रचनाएं की। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। तो इसका जो सही उत्तर है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। जानकी मंगल नाटक के रचयिता शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अब इस नाटक के बारे में देखते हैं कि यह नाटक
सन 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखिएगा। इस नाटक के मंचन में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी भाग लिया। भारतेंदु जी ने भी अभिनय किया है इस नाटक में, ध्यान रखिएगा, जानकी मंगल में। और लीला नाटकों की जो परंपरा है उस परंपरा का श्रेष्ठ नाटक माना जाता है ये लीला नाटक, जो रामचरितमानस के मंचन के बाद से जो एक लोक लीला नाटकों की प्रवृत्ति चली, उस परंपरा में इसका श्रेष्ठ नाम है। अगला प्रश्न है, इंदर सभा नाटक किस रचनाकार का है? सबसे पहले ध्यान रखिए, इंदर सभा 1853 ईस्वी में प्रकाशित है। और किसका नाटक है? ऑप्शन निवाज, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, महाराजा विश्वनाथ सिंह, अमानत। तो इसका जो सही उत्तर है अमानत, अमानतकृत इंदर सभा, ठीक। और यह गीति नाट्य या ओपेरा है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की नाट्य शास्त्र की संबंधी जो पुस्तक है नाटक, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन 1885, 1883, 1850, 1875। तो इसका जो सही उत्तर है 1883। जो नाट्यशास्त्र संबंधी पुस्तक नाटक नाम से उन्होंने लिखा, वो 1883 ईस्वी में उसका प्रकाशन हुआ, ठीक है। और बाकी जो अन्य ऑप्शन दिए हैं आपको, उससे भी कुछ चीज़ें अनुमान लगानी चाहिए। जैसे 1850 में तो भारतेंदु जी का जन्म ही हुआ था, 1885 में उनकी मृत्यु हो गई थी, 1883 इसका सही उत्तर है। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है इस पुस्तक के बारे में, लिखा कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्राचीन नाट्यशास्त्र की जानकारी कराने के साथ ही युग प्रवृत्ति का ध्यान रखकर जटिल नियमों से छूट लेने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। यानी नाट्यशास्त्र की जो पुरानी परंपरा है उसकी जानकारी तो कराता ही है, साथ ही उस परंपरा में जो जटिल नियम थे उन सभी जटिल नियमों से छूट भी दिलाती है यह पुस्तक। तो इसके बारे में इतनी बात डॉक्टर नगेंद्र जी ने की है। पहला प्रश्न है, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? ऑप्शन पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी। तो इसका जो सही उत्तर है प्रसाद, प्रसाद जी की काव्य पंक्तियाँ हैं ये, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसाद जी की काव्य संग्रह लहर से उद्धृत की गई हैं। तो ये लहर काव्य संग्रह की पंक्तियाँ हैं, ध्यान रखिएगा, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। अगला प्रश्न है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण। यह काव्य पंक्ति किस लेखक की है? निराला, पंत, भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा। इसका जो सही उत्तर है पंत, पंत जी की परिवर्तन कविता की ये पंक्तियां हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण। तो ये जो है प्रकृति जिस तरह से परिवर्तन मांगती है और हर एक मौसम में अलग अलग तरीके के प्रकृति के नए नए रूप दिखाई पड़ते हैं, वो उसके माध्यम से परिवर्तन की जो एक आकांक्षा है, जो रूप है, उसे इस कविता में पंत जी प्रकट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन महादेवी वर्मा, पंत, हरिवंश राय बच्चन, निराला। तो इसका जो सही उत्तर है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी की ये पंक्तियां हैं, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। तो ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं, इसलिए आप इन पंक्तियों को अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासों कारे कारे शब्दों पर हैं वारे। यह पंक्ति किस कवि की है? अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे। तो इसका जो सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। विलायत में दादा भाई नौरोजी को काले कहे जाने पर इन्होंने काले शब्द को लेकर बड़ी सरल और क्षोभपूर्ण कविता लिखी
उन्होंने बताया कि किस किस तरह से कालों की जो एक परंपरा रही है कि हमारे यहाँ श्री कृष्ण भी काले रहे हैं, और जो भ्रमरदूत में आप देखेंगे उद्धव की जो बौद्धिक क्षमता थी वो भी काले थे। तो इस तरह से कई सारे उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि जो जिस शब्द को अपमानजनक कह रहे हो हमारे यहाँ वो बड़े गौरवशाली शब्द हैं। ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो इस पंक्ति को ध्यान रखिएगा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की है। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, आजकल परीक्षाओं में वो पूछे जा रहे हैं। और नए परीक्षा के जो पैटर्न हैं उनमें तो कई बार नए नए प्रश्न तलाश करके दिए जा रहे हैं। इस तरह के सारे प्रश्न आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में उपलब्ध हैं और वो मिल जाएंगे। आप इसे PDF फॉर्म में या प्रिंट फॉर्म में भी हमारे इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। सारे प्रश्न घिसे घिसाए जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं प्रश्नों को पूछा जा रहा है, उससे अलग हटके हिंदी साहित्य के जो नए पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब हमने इसमें कलेक्ट किया हुआ है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किस आलोचक ने कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। और किस रूप में कहा है उसे नीचे आप देख सकते हैं कि प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह, यानी पुराने के प्रति जो है वो पूजनीय भाव रखते हैं, और जो नया है, जो नई प्रवृत्तियां हैं, नया युग है, उसके प्रति उत्साह, दोनों में जो सामंजस्य बिठाने की कला है वो मैथिली शरण गुप्त में है, और शुक्ल जी उसी को लक्षित करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी माघ नामक रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन, लोचन प्रसाद पांडे, गिरधर शर्मा नवरत्न, रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो इसका जो सही उत्तर है वह है गिरधर शर्मा नवरत्न। हिंदी माघ नामक रचना के लेखक गिरधर शर्मा नवरत्न जी हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ध्यान रखने लायक है कि माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ से उन्होंने 1928 ईस्वी में किया। अब देखिए, ये जो है हमने हिंदी माघ जो रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में दिया हुआ है, ये अनुदित रचना है। गिरधर शर्मा नवरत्न जी ने अनुवाद किया है, और कहाँ से? माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद 1928 में किया। तो इसे ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में उन्होंने वीरों के चरित्र लेकर बोलचाल की कड़कड़ाती भाषा में जोशीली रचना की है। ये पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस लेखक के लिए कही है कि वीरों के चरित्र को लेकर बोलचाल की कड़कड़ाती भाषा में जोशीली रचना की है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लाला भगवान दीन के लिए। ठीक है, अब इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो भी हम देख लेते हैं कि इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह नवीन बीन या नदी में दीन नाम से है। ये शुक्ल जी लिखते हैं, लाला भगवान दीन का। इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शब्द सागर के संपादकों में से एक थे। शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 में लिखी, जो आगे चल कर के हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अमर होता है। और हम और आप जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। उस शब्द सागर के जो संपादक मंडल था उसमें भी लाला भगवान दीन थे। तो इसे ध्यान रखिएगा। इनकी अन्य रचनाएं लाला भगवान दीन की वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, ये इनकी रचनाएं भी हैं। ठीक, तो ये काफ़ी नया प्रश्न है। आप देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, और हमें अलर्ट रहना है। हिंदी साहित्य के इतिहास से किसी भी तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे प्रयास, हमारे वीडियोस और सारे कंटेंट अगर आपको बेहतर लगते हों, उपयोगी लगते हों, तो वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम किस दिशा में और प्रयास करें आपकी परीक्षाओं को लेकर के, वो भी आप हमें बता सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम जुड़े रहें। अगला प्रश्न है, उन्होंने जीती जागती ब्रजभाषा ली है। देखिए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है।
उन्होंने जीती जागती ब्रजभाषा ली है। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किस रचनाकार की भाषा के संदर्भ में लिखा है? ऑप्शन लाला भगवान दीन, रूपनारायण पांडे, सत्यनारायण कविरत्न, हरिऔध। तो इसका जो सही उत्तर है सत्यनारायण कविरत्न। उनके बारे में शुक्ल जी ने लिखा कि इन्होंने जीती जागती ब्रजभाषा ली है। और सत्यनारायण कविरत्न जी की महत्वपूर्ण रचनाएं प्रेमकली और भ्रमर दूत। ध्यान रखिएगा, हमने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि भ्रमर दूत, भ्रमर गीत तो सूरदास जी का है, लेकिन भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न जी का है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रिय छोड़ बंधन में छंदों की राह, गजगामिनी वह पथ तेरा संकीर्ण कंटका किरण। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन, रामदरस मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत। प्रिय छोड़ बंधन में छंदों की राह, ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य पंक्तियाँ हैं। और जिस तरह से छंदों को छोड़ करके, छंदों के पथ को छोड़ करके उन्होंने मुक्त छंद की परंपरा का विकास किया, उसी को ये पंक्तियाँ दर्शाती हैं। तो ये निराला जी की काव्य पंक्ति है। आचार्य शुक्ल जी निराला जी के बारे में लिखते हैं कि बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। कभी भी परीक्षाओं में पूछे कि बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है, यह पंक्ति किस आलोचक ने कही है, तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिनकर की पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, प्रणभंग। तो इसका जो सही उत्तर है प्रणभंग। प्रणभंग दिनकर जी की पहली रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है और यह एक प्रबंध काव्य है। ठीक है। रेणुका और हुंकार, ये भी इनके काव्य संग्रह हैं। इसमें दिनकर जी के गीतों और कविताओं का संग्रह है। गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन शालिभद्र सूरी, स्वयंभू, सरहपा, पुष्यदंत। जिसका जो सही उत्तर है शालिभद्र सूरी। गणपत चंद्र गुप्त ने, इनकी जो हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और उसमें इन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरहपा को हिंदी का पहला कवि कौन मानता है, या उसे पहला कवि मानने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहु सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर। तो इसका जो सही उत्तर है राहु सांकृत्यायन। सरहपा को हिंदी का पहला कवि राहु सांकृत्यायन मानते हैं। अब इसके बारे में और महत्वपूर्ण बात देखते हैं। राहु सांकृत्यायन ने सरहपा का समय क्या निश्चित किया? सन 769 ईस्वी। ये आपको ध्यान रखना है, यानी 8वीं शताब्दी। दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको, सन भी, और अगर शती के रूप में पूछे तो 8वीं सदी। सरहपा की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश। और इस दोहा कोश का संपादन किसने किया है? प्रबोध चंद बागची ने। तो आपको ध्यान रखना है, दोहा कोश सरहपा की रचना है, लेकिन इसका संपादन किया प्रबोध चंद बागची। ठीक। अगला प्रश्न है, राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? अब तक हमने देखा गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार, राहु सांकृत्यायन के अनुसार। अब हम राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि देखेंगे कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है स्वयंभू। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के कवि हैं और इनका समय भी 8वीं शती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस रचना को हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी आपको मिलेगा नहीं कि किसी अन्य पुस्तक में, और हमने इसे नगेंद्र जी की पुस्तक से इसको निकाला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि नगेंद्र जी ने हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना माना है श्रावकाचार को। श्रावकाचार के रचयिता कौन हैं? देवसेन। ठीक, इसे ध्यान रखना है आपको। इसमें 250 दोहों में देवसेन ने इस ग्रंथ में श्रावक धर्म का वर्णन किया है। कितने दोहे हैं? 250। और किस धर्म का? श्रावक धर्म का। अब ये श्रावक धर्म होता क्या है? तो इस श्रावक धर्म के वर्णन में गृहस्थ धर्म का वर्णन मुख्य केंद्र में है। यानी
पूरा का पूरा गृहस्थ धर्म का वर्णन इस श्रावक धर्म में मिलता है। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट आपको हमारे इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, जिसमें आपको हिंदी साहित्य की सभी विधाओं पर शॉर्ट नोट्स, हिंदी के 35 बड़े रचनाकारों पर बनने वाले सभी प्रश्न, 500 वन लाइनर प्रश्न, मिलते जुलते नामों वाली रचनाओं का पूरा संग्रह, एक पूरा खंड प्रैक्टिस सेट का और काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान पुरस्कार आदि पर पूरा का पूरा एक प्रश्नोत्तर आपको 160 पेज में मिलेगा। ये आपके लिए, अगर आप MP वर्ग 2 के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ की, या फिर DTPLSB की परीक्षाओं के लिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये काफ़ी उपयोगी पुस्तक होगी, जिसमें आप परीक्षाओं के समय बहुत तेज़ी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोहरा सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम साहित्य इतिहासकार कौन है? इसका जो सही उत्तर है वह है ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाला प्रथम साहित्य इतिहासकार कौन? ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का आरंभ किस वर्ष से मानते हैं? ऑप्शन 993 ईस्वी से, 769 ईस्वी से, 1050 ईस्वी से, 1318 ईस्वी से। तो इसका जो सही उत्तर है सन 993 ईस्वी से। अब इसके बारे में आपको ध्यान रखना है क्या, कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की जो समय सीमा संवत में बताई है वो 1050 से 1375 तक, ये ध्यान रखना है, ये संवत में है। जब इसको हम सन में कन्वर्ट करते हैं तो 993 से 1318 ईस्वी तक, यानी जब संवत वाले हिस्से से आप 57 माइनस करते हैं तो आपको सन मिल जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, 993 ईस्वी जो कि सन में है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने वीडियो में किसी भी तरीके से समय जाया न करते हुए आपके लिए कंटेंट टू कंटेंट बातें करें, तथ्य से जो कुछ भी बातें हो सकती हैं वो करें। गप छड़ाके करने से क्लास चाहे कितनी भी लंबी हो, उपयोगी बहुत कम होती है। तो 8 मिनट में जो भी 8 से 10 मिनट के अंदर कंसंट्रेशन आपका बनता है वो महत्वपूर्ण होता है। उसी को ध्यान में रख के हम छोटी क्लासेस ही लाते हैं, लेकिन किसी भी बड़ी क्लास की तुलना में वो काफ़ी उपयोगी होती है। तो इसमें बताएं आप कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो इसका जो सही उत्तर है चारण काल। चारण काल नाम दिया आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि अन्य लोगों ने क्या नाम दिया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया। ठीक, राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत काल। वीरगाथा काल किसने नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चारण काल हमने ऊपर बात की, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आधार काल किसने नाम दिया आदिकाल को? सुमन राजे ने। बीज वपन काल किसने नाम दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और आदिकाल किसने पूरी तरह से इसको नाम दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो हमने यहाँ पे सारे जो कुछ भी इस तरह के तथ्य हैं वो एक जगह एकत्रित कर दिया है, ताकि आप एक जगह इसको पढ़ सकें कि किसने क्या कहा हुआ है। अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन सरहपा, स्वयंभू, देवसेन, शालिभद्र सूरी। तो इसका जो सही उत्तर है शालिभद्र सूरी। आपने ऊपर प्रश्न में देखा होगा कि गणपत चंद्रगुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है, लेकिन पहला कवि जिस रचना के आधार पर माना है वो है भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार संत साहित्य का प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन रैदास, कबीरदास, रज्जब, दादू दयाल। तो इसका जो सही उत्तर है कबीरदास। कबीरदास को डॉक्टर नगेंद्र संत साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं, और लिखते क्या हैं वो भी ध्यान रखना है। लिखते हैं कि सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ, और नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं। तो देखिए वो पंक्ति भी हमने यहाँ पर उद्धृत कर दी है, जिसके अनुसार डॉक्टर नगेंद्र ने
संत साहित्य का प्रथम कवि कबीर को माना है। इससे आपको याद रहेगा हमेशा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को किस नाम से संबोधित किया है? ऑप्शन, प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश, प्राकृत भाषा, पाली भाषा का ग्रामीण रूप, परिनिष्ठित हिंदी। तो इसका जो सही उत्तर है प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश की जो ये शुरुआत है वो 993 ईस्वी जहाँ से आदिकाल शुरू होता है वहाँ से मानते हैं, और इसी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों ही पुरानी हिंदी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, ये परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, इस तरह के प्रैक्टिस सेट जरूर 10 प्रश्नों के हैं, लेकिन इनसे बनने वाले जो अन्य प्रश्न हमने नोट पॉइंट में आपको दिए, कुल मिला के एक वीडियो में लगभग आपको 50 से 60 प्रश्न आपके तैयार होते हैं। तो एक वीडियो हमारा 10 मिनट का और 50 से 60 सवाल तैयार होते हैं, और प्रतिदिन इस तरह की क्लासेस हम लेकर के आते हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, ताकि परीक्षाओं तक आप महत्वपूर्ण प्रश्नों से परिचित हो सकें, दोहरा सकें और अपना आत्ममूल्यांकन कर सकें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।